बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हमारा इंडक्टेंस वाला जो चैप्टर है बीएससी का, इसमें हमारा 8वां लेक्चर है और ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इससे पहले हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ा था और उसमें ये पिछला लेक्चर है सारा। आप पिछली वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। आज हमने फोर्स्ड ऑसिलेशंस पढ़ना है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड एक बता देता हूँ। अगर आपको याद हो, आपने रेजोनेंस एक टॉपिक पढ़ा था ऑसिलेशंस में। यहाँ तो आज वाले लेक्चर में तो हम स्पेसिफ़िकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम सिंपल ऑसिलेशंस जो हैं, एक तरह से मैकेनिकल ऑसिलेशंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं। एफएससी में भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑसिलेशंस वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हम ड्राइविंग फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करते तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस तो फिर भी होंगी, लेकिन उनमें एम्पलीट्यूड के इंक्रीज़ होने के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो फिर रेजोनेंस होती है। और ये वाली जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं, ये किस तरह की होंगी, इसमें ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। फिर हमने उसमें मैकेनिकल रेजोनेंस में स्विंग की एग्जांपल देखी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग स्पैन ब्रिज है उसके ऊपर जब आर्मी के लोग गुज़र रहे होते हैं तो उनको क्यों कहा जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें। उसकी रीज़न ये है कि जो लॉन्ग स्पैन ब्रिज है, अगर उन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं उनकी पाँव के रखने और उठाने की जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर वो इतनी हो जाए और उसकी जो ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो ब्रिज की वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो फिर ब्रिज इतनी तेज़ी से, इतने इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है कि वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए मना कर दिया जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक करके उसमें से जाएं, परेड की फॉर्म में ना जाएं। इसी तरह फिर हमने इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस देखा था माइक्रोवेव ओवन के अंदर। तो ये सारी वो एग्जांपल्स थी। इसके अलावा हमने ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट देखा था, जिसको स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। ठीक है। अच्छा, इसमें फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक ये रेडियो स्टेशन है, एक ये रेडियो स्टेशन है, एक ये रेडियो स्टेशन है। 3 तरह के हमारे पास रेडियो स्टेशंस हैं, ए, बी और सी। जो ए रेडियो स्टेशन है इसका जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है। और ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फ़र्ज़ कर लें इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 80। उसका यूनिट मैं नहीं लिख रहा, कोई भी यूनिट हो सकता है। इसी तरह जो सेकंड रेडियो स्टेशन है इसकी फ़र्ज़ कर लें फ्रीक्वेंसी है 90 और इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट हो रही हैं। और थर्ड वाला जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर रहा है 100। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमारा रेडियो सेट है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ रेडियो सेट। नाउ इसमें जो रेडियो सेट के अंदर हमारे पास एक सर्किट होता है, एलसी ऑसिलेटर। उस सर्किट का काम ये है कि उसने एक एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट का सिग्नल डेवलप करना है, एसी पैदा करना है, अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको प्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर एक लगा होता है रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना ने क्या करना है, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं इनको उसने रिसीव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है जिसे हम एलसी सर्किट कह सकते हैं,
ठीक है, LC सर्किट हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। बाकी सर्किट मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वो बेसिक कंपोनेंट्स बना रहा हूँ जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। अब इसका काम ये है कि इसने AC का सिग्नल पैदा करना है। अब ये वाला जो AC का सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करके। जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है, अगर मैं उसको चेंज करूं तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हम इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी सिग्नल की, कैपेसिटेंस को कम करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। ओके, अब होगा क्या, आप जो AC का सिग्नल है जो हम पैदा कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम ज़ीरो से इंक्रीज़ करते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते। अब आप देखें जो रिसीविंग एंटीना है, ये वाला, ये जो रिसीविंग एंटीना है, इसके ऊपर तो सारी रेडिएशंस पड़ रही हैं, और सारी रेडिएशंस जो हैं उनकी कोशिश है कि इस एंटीना के अंदर जो चार्जेस हैं उनको अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करवाया जाए। लेकिन जो हमारा सेट है उसकी कोशिश ये है कि जो अंदर एंटीना में चार्ज है वो इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करे। अब होगा क्या, अगर हमारे सेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आने वाले रेडियो स्टेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी। लेट्स सपोज हमने अपने LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते 0 से 80 तक कर दिया, तो ये 80 जो है इसके साथ मैच कर गया। अब क्या होगा, अब जो रिसीविंग एंटीना का इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हमारा सर्किट और आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों जो हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करवा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता जाएगा और इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और जब रेजोनेंस हो जाए तो फिर एनर्जी की जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होती है। अब कौन से रेडियो स्टेशन की जो एनर्जी है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, रेडियो स्टेशन A, और हमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर जो भी साउंड का लेट्स सपोज सिग्नल है वो हमें एज इट इज़ सुनाई देगा। ठीक है, यानी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ऑसिलेशंस हैं उनको हम डिकोड करेंगे, उसकी मदद से हम ऑडियो सिग्नल जनरेट करते हैं। मतलब ये एक पूरी लंबी स्टोरी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्रीक्वेंसी की मैचिंग हो गई और रेजोनेंस हो गई। ओके, अब फ़र्ज़ कर लें हम अपने LC सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते 80 से 90 तक ले जाते हैं। जब आप इसको 90 तक ले जाएंगे तो अब मैचिंग हो गई इसके साथ, ठीक है, सेकंड रेडियो स्टेशन के साथ। अब सेकंड रेडियो स्टेशन के साथ जब मैचिंग हो जाएगी तो अब A रेडियो स्टेशन की बजाय B रेडियो स्टेशन से आने वाला जो सिग्नल है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और उसकी आवाज़ जो है वो हमें क्लियर सुनाई देगी। सेम इज़ द केस फॉर C। ठीक है, तो ये है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट। किसी भी रेडियो सेट की ट्यूनिंग किस तरह की जाती है। यहाँ पर सेम ऐसी ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर गिवन है। ये जो एक्सटर्नल जनरेटर है, एक्सटर्नल जनरेटर से मुराद ये है कि जो एक्सटर्नल सिग्नल आ रहा है जो हमारे रिसीविंग एंटीना पे पड़ रहा है, उसकी कोशिश ये है कि वो रिसीविंग एंटीना का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऑसिलेट करवाने की कोशिश करे। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई ना कोई करंट पैदा हो जाएगा जब रिसीविंग एंटीना जो है उसके अंदर चार्जेस वाइब्रेट करेंगे या मूव करेंगे तो कोई ना कोई साइनोसॉइडल करंट होगा। यानी चार्जेस की जो ऑसिलेशंस हैं, अगर हम उसको करंट की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करें तो एक अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला हमारे पास आएगा जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पे I0 जो है ये पीक करंट है और ये साइन फंक्शन जो है उस करंट की वेरिएशंस को
डिस्कस कर रहा है। अब ये देखें, ये है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राफ बेसिकली एम्पलीट्यूड और ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स एंड एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे ड्राइविंग फोर्स की, वैसे वैसे जो है हमारे पास कर्व आती जाएगी। यहाँ पर टोटल 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की कर्व्स हैं। ये पहली कर्व है, ये दूसरी कर्व है और ये तीसरी कर्व है। अब जो फर्स्ट कर्व है जिसमें पीक आपको सबसे ज़्यादा हाई नज़र आ रही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है, ये सबसे कम है। हम कह सकते हैं कि ये कर्व शार्प कर्व है, यानी जब रेजोनेंस हो रही है, जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस के नतीजे में जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ से और यहाँ से सडनली इंक्रीज़ किया और फिर वापस आ गया। लेकिन जो सेकंड कर्व आप देख रहे हैं, उसमें ये वाली विड्थ जो है ये ज़्यादा हो गई है, कहने का मतलब, और पीक जो है वो कम हो गई है। यानी हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस में जो शार्पनेस है वो कम हो गई है, क्लैरिटी कम हो गई है। यानी देखने वाले को या ऑब्जर्व करने वाले को क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कब रेजोनेंस होना शुरू हुई। इसी तरह जो थर्ड आप कर्व देख रहे हैं, ये ज़्यादा फ्लैट हो गई है। इसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ, ये वाली जो विड्थ है ये भी बढ़ गई है, और इसकी पीक जो है उसकी हाइट मिनिमम हो गई है। यानी अब तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा देखने वाले को कि किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होना शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई, ठीक है। तो ये कर्व्स आएंगी कैसे? जो हमारा यहाँ पर एलसी सर्किट है, आरएलसी सीरीज सर्किट है फर्ज करें, या पैरेलल सर्किट है, उसने कोई ना कोई सिग्नल तो पैदा करना है ना। अगर हम उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, देखिए रेजिस्टेंस बढ़ाने का यहाँ पर मतलब होगा कि हम ऑपोजिशन बढ़ा रहे हैं, और ऑपोजिशन बढ़ाने का मतलब है डैम्पिंग बढ़ा रहे हैं, और डैम्पिंग बढ़ाने के नतीजे में आप देखें रिज़ल्ट कैसा निकला है। जो कर्व है वो फ्लैट होती जा रही है। जितनी हम डैम्पिंग बढ़ाते जाएंगे, रेजोनेंस कर्व जो है वो फ्लैट होती जाएगी। यहाँ पर यही सारी स्टोरीज़ लिखी गई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही था फोर्स्ड ऑसिलेशंस का, जिसमें रेजोनेंस मैंने आपको डिस्कस करवाया यहाँ ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन में, और ये है आपका टॉपिक छोटा सा। चलें, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।